हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्पर्म बनने की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है। जो आपका स्पर्म है, स्पर्म बनने की जो साइकिल होती है वो अप्रॉक्स 64 से 72 डेज के बीच की होती है। तो इसमें आपका स्पर्म कैसे बनता है? बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि स्पर्म खून से बनता है। तो आपके स्पर्म को बनने में खून की क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है, इन सभी चीजों को समझेंगे। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से आपके शरीर में स्पर्म की उत्पत्ति होती है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप करे हुए, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है। तो कह रहा है कि स्टेप 1 जो है आपका वो ये है कि स्टेप 1 शुरुआती सेल स्पर्मेटोगोनिया सेल है। अब आप सोचोगे कितना टफ नेम है स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये क्या होता है? अब देखो, आपका जो टेस्टिस है, आप टेस्टिस को बीच से काटो, मतलब सिर्फ एज्यूम करने के लिए। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस को अगर हम बीच से डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे हमको गुच्छे जैसा बहुत सारा ना ट्यूब दिखाई देता है। कई सारे हमको ट्यूब दिखाई देते हैं, ठीक है। ट्यूब मतलब नलिकाएं। ऐसी कई सारी क्या होती हैं, इनके अंदर नलिकाएं होती हैं, बहुत सारी नलियां होती हैं, ठीक है। जिस नलिकाओं को, जिन नलियों को, जिन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। आपकी टेस्टिस है, टेस्टिस को जो हम बीच से डिवाइड करेंगे तो हमको इस तरीके कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके से कि जो आपका ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसकी आउटर लेयर के एंड पर गुच्छे होते हैं बहुत सारे सेल्स के। वो सेल्स, आप उन सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। यही सेल आगे जाकर आपका क्या बन जाते हैं, आगे जाकर ये स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो शुरुआती स्टेप पे टेस्टिस है, बीच से डिवाइड करेंगे, हमको एक स्ट्रक्चर दिखेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। उसके आउटर लेयर के एंड पे हमको गुच्छा नजर आता है बहुत सारे सेल्स का। उन सेल्स का नाम है, उन कोशिकाओं का नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? अब कह रहा है कि ये बिल्कुल बीज जैसे होते हैं, सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहीं से नया स्पर्म बनने का काम शुरू होता है। ये सेल डिवाइड होते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते हैं। डिवाइड होकर अगला स्टेप बनता है। तो पहला स्टेप स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब कौन सा स्टेप आ गया? स्टेप 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होता है कि ये भी डिवाइड करते हैं, ये 2 बार डिवीजन करते हैं। 2 बार डिवीजन को हम साइंस की भाषा में मियोसिस कहते हैं। मियोसिस मतलब ये सेल डिवीजन है कि जब आपके सेल 2 में डिवाइड होते हैं तो उसको हम कहते हैं मियोसिस, ठीक है। उसके बाद इस डिवीजन के बाद पहले वो क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब वो प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बन जाता है, फिर ये बदलकर ये स्पर्मेटिड बन जाता है। अब क्या होता है, स्पर्मेटिड एक इमैच्योर कच्चा स्पर्म होता है, यानी कि ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बन चुका है बट ये कच्चा स्पर्म जो ये स्पर्म है वो इमैच्योर है। ये इसके अंदर अभी बच्चा पैदा करने की काबिलियत नहीं है, अब ये इमैच्योर है, अब ये बहुत बच्चा है, कच्चा है, ठीक है। इसके पास टेल या स्विमिंग पावर नहीं होती है। टेल मतलब पूंछ होता है, जैसे जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये उसका हेड पोर्शन है, ये उसका मिड पोर्शन है, और ये उसकी एक लंबी सी क्या होती है, पूंछ होती है। आप सोचोगे स्पर्म में पूंछ क्यों होती है? स्पर्म में पूंछ इसलिए होती है क्योंकि स्पर्म के पास हाथ पैर तो है नहीं कि वो चलेगा। तो स्पर्म को फीमेल की वजाइना के अंदर ट्रेवल करना होता है, जिसके लिए उसको पूंछ की आवश्यकता पड़ती है। पूंछ की हेल्प से वो फीमेल के वजाइना के अंदर स्विम कर पाता है, तैर पाता है। तो वही कह रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर है, जो आपका स्पर्मेटिड है, ये अभी इमैच्योर है, कच्चा सेल है, और इसके पास टेल यानी कि पूंछ नहीं है, यानी कि इसके पास अभी स्विमिंग पावर नहीं है, यानी इस काबिल नहीं हुआ है कि अगर फीमेल की वजाइना के अंदर जाता है तो ये खुद से ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है स्टेप 3 में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। अब क्या होगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें जो आपका स्पर्मेटिड है एक प्रॉपर स्पर्म का शेप में आ जाता है। कि पहले उसका शेप प्रॉपर नहीं था, उसमें एक पूंछ नहीं थी, एक पूंछ की कमी थी। अब उसके पास क्या आ चुका है, एक प्रॉपर शेप आ चुका है। अब क्या होगा, हेड बनता है। हेड में क्या है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था अभी डायग्राम बनाकर, हेड जो स्पर्म का क्या होता है, हेड होता है। तो हेड में क्या होगा, इसमें एक डीएनए होता है। डीएनए मतलब आपको पता है ना, जो बेबी को बनाने का जो मटेरियल है, जैसे एक बच्चा बनता है तो उसमें कुछ जो फीचर्स होते हैं वो मम्मी से आते हैं, कुछ फीचर्स पापा से आते हैं, वो क्रोमोसोम्स के जरिए आते हैं, डीएनए के जरिए आते हैं। तो स्पर्म में वो स्टोर होता है, तो उसे कहते हैं हम हेड। हेड के अंदर डीएनए मटेरियल स्टोर होता है। फिर बनता है मिड पीस। मिड पीस यानी कि ये वाला पोर्शन, और इसमें क्या होता है, इसमें होती है एनर्जी।
स्पर्म को मूव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए भाई एनर्जी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी होती है और टेल यानी कि पूंछ बनती है। इसमें क्या होता है, स्पर्म को स्विम करने की शक्ति देता है। ये पूरा तैयार स्पर्म बन चुका है। यही पूरा सफर लगभग 64 से 74 दिनों में पूरा होता है। यानी कि टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, वहां पे सेल्स होता है, वो डिवाइड होकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद से पहले उसके पास शक्ति नहीं होती है, मैच्योर होता है, बाद में वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अब जो आपका स्पर्म है उसकी एपिडाइमिस में ट्रेनिंग होती है। एपिडाइमिस क्या होता है, जैसे आपकी टेस्टिस है, ठीक है, तो टेस्टिस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम एपिडाइमिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्पर्म बन तो गया है बट अभी वो स्विम करना जानता नहीं है। उसके पास पूंछ बन चुकी है, उसका हेड है, उसका टेल है, उसका मिड पोर्शन है, सब कुछ आपका स्पर्म तैयार है, बट अभी दे डोंट नो हाउ टू स्विम, उनको तैरना ही नहीं आता है। फिर ये तैरने की काबिलियत कहाँ से आती है, पहले आपका स्पर्म किसमें बनता है, टेस्टिस में। ये क्या है आपका टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के ऊपर आपका एपिडाइमिस है, ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ से बनने के बाद स्पर्म इसके अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पे वो कुछ दिन तक रहते हैं जहाँ पे स्पर्म आपके मैच्योर होते हैं। यहाँ स्पर्म लगभग 12 से 14 दिन तक ट्रेनिंग लेते हैं, स्विम करना सीखते हैं, मैच्योर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। अब जब भी आपको स्टिमुलेशन होगा, उत्तेजना फील होगी और जब आप इंटरकोर्स करोगे, यही जो आपका स्पर्म जो आपके एपिडाइमिस में स्टोर है, अब वो टेस्टिस का नहीं है। यानी कि जब आपको इजैकुलेशन होता है, जब आपका सीमेन वीर्य बाहर आता है, तो जो स्पर्म अंदर से बाहर आ रहा है वो टेस्टिस में से नहीं आ रहा है, वो आपका एपिडाइमिस में से आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस में स्पर्म है वो तभी स्विम करना जानता ही नहीं है, ये स्पर्म बाहर आके कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो स्पर्म एपिडाइमिस में स्टोर है वहां से स्पर्म क्या आता है, बाहर आता है। और अगर वो फीमेल वजाइना में गया, वहां पे उसको एग मिला, ओवम मिला, तो आपस में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन और बेबी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब जो बहुत लोगों का सवाल है कि इस प्रोसेस में खून का क्या रोल होता है, क्योंकि यहाँ तक ये तो बहुत से लोगों को लगता है कि 100 बूंद खून से 1 बूंद स्पर्म बनता है। मतलब अगर आप मास्टरबेट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, स्पर्म को अपने इजैकुलेट कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पर्म वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 बूंद स्पर्म वेस्ट किया तो 100 बूंद आप अपना खून वेस्ट कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, आप देखो एक्चुअल में खून का रोल क्या होता है कि ब्लड प्रोवाइड करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सबसे जरूरी एज अ फ्यूल के तरीके से काम करता है आपके स्पर्म को बनने के लिए। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन, ये ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो कि आपके स्पर्म को बनने के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इस सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। टेस्टिस को सही टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पे रखना। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो टेस्टिस का टेम्परेचर उससे कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहां पे स्पर्म बनता है और स्पर्म बनने के लिए हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सही चीजें कौन प्रोवाइड करता है, आपका खून प्रोवाइड करता है। क्या खून से स्पर्म बनता है? तो नहीं, खून से स्पर्म नहीं बनता है। स्पर्म अंडकोश यानी कि टेस्टिस की नलियां, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो हम कहते हैं, उनकी जो खास कोशिकाएं होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया, उन कोशिकाओं से क्या बनता है, आपका स्पर्म बनता है। स्पर्म खून से नहीं बनता है, लेकिन खून से आने वाले पोषक तत्व स्पर्म को चाहिए होते हैं, तभी आपका स्पर्म बनता है। इसीलिए लोग कहते हैं ये जिंक, ऐसे खाना खाओ जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा हो, आयरन होना चाहिए, पोटेशियम, प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। ये सब चीजें आपके स्पर्म बनने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। स्पर्म बनाने वाले सेल्स वो चाहिए ऑक्सीजन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और ये सब कुछ कहाँ से आते हैं? ये सब कुछ देता है आपका ब्लड। तो स्पर्म डायरेक्टली ब्लड से नहीं बन रहा है, बट ब्लड से आने वाले न्यूट्रिएंट्स स्पर्म को बनने में सहायता करते हैं। बिना न्यूट्रिएंट्स के आपका स्पर्म नहीं बन सकता है। जिनका खाना पीना खराब होता है, जीवनशैली खराब होती है, उनमें स्पर्म काउंट की कमी होती है, उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है। फिर कह रहा है खून टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। ब्लड सर्कुलेशन टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर ये कंट्रोल बिगड़ जाए तो स्पर्म क्या हो सकता है, आपका डैमेज हो सकता है। और लास्टली खून वेस्ट, जो खून होता है वो वेस्ट ब्लड को बाहर निकालता है, क्योंकि जितने भी सेल्स होते हैं उनका वेस्ट ब्लड के जरिए ही हमारे शरीर से बाहर आता है। इससे स्पर्म बनने की जगह साफ रहती है, वरना
और वहां पे वेस्ट कलेक्ट होता रहेगा तो स्पर्म फिर कहाँ बनेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है 64 से 72 दिनों की। इसमें आपका जो स्पर्म है वो बनता है, मैच्योर होता है, स्विम करना सीखता है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। और खून से स्पर्म नहीं बनता है डायरेक्टली, बट खून से मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो स्पर्म को चाहिए होते हैं, तभी आपका स्पर्म हेल्दी तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर आपका खान पान बेकार है तो आपके स्पर्म की क्वालिटी भी क्या होगी, बेकार होगी। इवन उसकी क्वांटिटी भी डिक्लाइन, यानी कि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी, इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।